नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। आइए आज की खबर की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। इरडा में 1500 करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मिली मंजूरी। उधारकर्ताओं को भी बड़ी राहत। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। गोवा में अमित पालेकर होंगे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार। कांग्रेस ने गोवा चुनाव के लिए 5 और उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 50% किशोरों को लगा पहला टीका। प्रधानमंत्री ने अहम कामयाबी पर जताई खुशी। देश भर में अब तक 158 करोड़ 88 लाख से अधिक वैक्सीनेशन। कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर उछाल। मुंबई डॉकयार्ड में आईएनएस रणवीर में विस्फोट के कारणों की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश। हादसे में नौसेना के 3 कर्मियों की मौत। मुंबई पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला किया दर्ज। आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से मजबूत हो रहे हैं अल-कायदा के रिश्ते। आतंक के खिलाफ साझा अभियान पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन अहम फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी में 1500 करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले के बाद इरेडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को 12,000 करोड़ रुपए उधार दे सकेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी की पावर जनरेशन क्षमता को बढ़ाने के साथ ही इसकी फाइनेंस की क्षमता बढ़ाने के लिए भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से इरेडा को 3,500 से 4,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सृजित करने में मदद मिलेगी। आज निर्णय लिया गया कि 1,500 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में किया जाएगा और इससे लाभ ये मिलेगा कि अतिरिक्त इक्विटी के आने से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इरेडा अब लगभग 12,000 करोड़ रुपए तक की लैंडिंग कर सकेगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऋण खातों में उधारकर्ताओं को 6 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना को मंजूरी दी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 973.74 करोड़ रुपए के अनुग्रह राशि के भुगतान को मंजूरी दे दी है। 1,846 करोड़ रुपए के क्लेम्स प्राप्त हुए हैं। तो अंततः शेष क्लेम्स जो बचे हैं उनकी प्रतिपूर्ति हेतु 973 करोड़ 74 लाख रुपए की स्वीकृति आज की गई है, ताकि ये जो डिफरेंस था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, उसकी राहत भी इन उपभोक्ताओं को, बोरर्स को या ऋण लेने वालों को दी जा सके। कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। सफाई कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को हल किया जा सके और वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए लक्षित निर्णय, दिशा निर्देश जारी करने का काम किया जा सके। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इसका कालखंड अगले 3 साल के लिए और बढ़ाया गया। कार्यकाल 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। और अब 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबरें।
समाजवादी पार्टी के संरक्षक और वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गईं। बीजेपी उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा। अपर्णा यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि उन्हें बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। पार्टी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। श्री योगी आदित्यनाथ जी और जितने भी बड़े लोग हैं इनकी कमेटी में, सभी ने बड़े प्रेम और आशीर्वाद के साथ मुझे ये भरोसा दिलाया है कि वो बहुत अच्छे से जो है मुझे एक मौका देंगे और मुझे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार ताकत आजमा सकते हैं। अखिलेश यादव ने इसका संकेत दिया है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो चुनाव से पहले आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेंगे, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने उन्हें लोकसभा चुनाव में जिताया था। फिलहाल वो किस सीट से मैदान में उतरेंगे इसका फैसला नहीं हुआ है। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा। अगर चुनाव लड़ता हूं तो आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। गोवा के लिए आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा अमित पालेकर होंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज इसका ऐलान किया। अमित पालेकर पेशे से वकील हैं। उन्होंने पिछले साल आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। पालेकर ओबीसी में आने वाले भंडारी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी गोवा की कुल आबादी में करीब 35% हिस्सेदारी है। आम आदमी पार्टी ने गोवा की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गोवा में मतदान 14 फरवरी को होगा। मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। निषाद पार्टी और अपना दल के 7 सीटों को लेकर चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए बीजेपी ने 30 नेताओं की सूची जारी की, जो पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पेंशन योजना को फिर शुरू करने का वादा किया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर जरूरतमंद महिलाओं और बीपीएल परिवार को प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस बारे में पत्र लिखा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत फिलहाल डोईवाला सीट से विधायक है और वो इस सीट से 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के छोटे भाई सेना से रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होगी, जिसमें 70 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का फैसला किया जाएगा। यहां कई सीटों पर एक से अधिक दावेदार हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर उन्होंने खनन माफिया को लेकर पंजाब की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। गोवा में शिवसेना और एनसीपी बिना कांग्रेस के चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। दोनों पार्टियां जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती हैं। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस से साथ चुनाव लड़ने की बात की थी, लेकिन कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया।
कांग्रेस ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की। इस बार 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही पार्टी की ओर से अब तक कुल 31 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। और आइए अब बात करते हैं कोविड से जुड़े तमाम अपडेट की। देश में एक दिन में कोविड के 2,82,970 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,79,00,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं कोविड-19 के उपचार करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 18,31,000 से ज्यादा हो गई है, जो कुल मामलों का 4.83% है। देश में 232 दिन में उपचार करा रहे मरीजों की ये सबसे ज्यादा संख्या है। पिछले साल 31 मई को इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 18,95,000 से ज्यादा थी। देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर घटकर अब 93.88% हो गई है। संक्रमण की रोजाना यानी दैनिक दर 15.13% और साप्ताहिक दर 15.53% दर्ज की गई। और इस बीच अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो 30% के आसपास चला गया था, वो अब घटकर 22 से 23% के आसपास आ गया है। हालांकि दिल्ली में टेस्टिंग में इजाफा हुआ है। अभी जो बेड ऑक्यूपेंसी है 2730 बेड ऑक्यूपाइड है और लगभग 13,000 बेड अभी भी दिल्ली के अंदर कोविड के हमारे पास खाली है। और पॉजिटिविटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। जो 30% चली गई थी अब वो 22.5% के आसपास आ गई है और टोटल नंबर ऑफ केसेस भी दिल्ली में धीरे धीरे कम हो रहे हैं। देश में ओमाइक्रॉन के मामलों में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। अब ओमाइक्रॉन के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 8,961 हो गई है, जो कल के मुकाबले 0.79% ज्यादा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हर संक्रमित के नमूनों का जीनोम सीक्वेंसिंग मुमकिन नहीं है, लेकिन इस मौजूदा लहर में ज्यादातर मामले ओमाइक्रॉन स्वरूप के ही हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की बात करें तो अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 158.88 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 76 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष के 50% से अधिक किशोरों को पहला टीका लग चुका है। अब तक 3,73,00,000 से ज्यादा किशोरों की कोविड की पहली डोज उन्हें लगाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान पर खुशी जाहिर की। कहा कि टीकाकरण और कोविड मानकों का पालन जरूरी है। देश मिलकर इस महामारी का मुकाबला करेगा। 15 से 18 आयु वर्ग के 50% से अधिक किशोरों को टीके की पहली डोज लगने पर उन्होंने कहा कि इस गति को बनाए रखना जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से मौत के मामलों में मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं दिए जाने को लेकर राज्य सरकारों पर नाराजगी जताई है। अदालत ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश और बिहार सरकार के मुख्य सचिवों से ऑनलाइन पेश होने और यह स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। अदालत ने कोविड-19 से मौत के बिहार सरकार के आंकड़ों को खारिज करते हुए कहा कि ये आंकड़े वास्तविक नहीं बल्कि सरकारी हैं। वहीं डीजीसीए ने देश में तय अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर जारी रोक 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। कोरोना महामारी के कारण देश में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें 23 मार्च 2020 से निलंबित हैं। हालांकि एयर बबल व्यवस्था के तहत जुलाई 2020 से भारत और लगभग 40 देशों के बीच विशेष यात्री उड़ानों का संचालन हो रहा है। नियामक के मुताबिक ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई के संचालन और विशेष रूप से डीजीसीए की तरफ से मंजूर की गई उड़ानों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा एयर बबल व्यवस्था के तहत संचालित हो रही उड़ानें भी प्रभावित नहीं होंगी। वहीं कोविड महामारी से दुनिया भर में लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जर्मनी में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा कोविड के केस आने के बाद प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया है। बार और रेस्टोरेंट तक लोगों की पहुंच सीमित कर दी गई है। सिर्फ उन्हीं लोगों को बार और रेस्टोरेंट में जाने की अनुमति है जिन्हें बूस्टर डोज जिन्होंने लगवा ली है या जो पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं।
घरों में होने वाली पार्टी के दौरान भी लोगों की संख्या को सीमित किया गया है। सरकार ने एक जगह या 2 घरों के 10 लोगों से ज्यादा एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं जापान सरकार कोरोना वायरस के ओमाइक्रॉन स्वरूप के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर टोक्यो समेत 10 से अधिक क्षेत्रों में शुक्रवार से कोविड-19 संबंधी नई पाबंदियां लागू करेगी। सरकार ने 13 क्षेत्रों में 3 सप्ताह के लिए 13 फरवरी तक नए प्रतिबंध लागू करने की योजना को मंजूरी दी है। तेजी से बढ़ते संक्रमण ने कुछ क्षेत्रों में अस्पतालों, स्कूलों और अन्य क्षेत्रों को काफी प्रभावित किया है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि कोरोना वायरस महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। विश्व भर में कोविड के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का फैलाव बहुत तेज गति से हुआ है, जिससे नए वेरिएंट विकसित होने की आशंका है। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद होंगी राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। स्कूल जाना पड़ता है, अच्छा होता है और डॉक्टर बनना चाहता है बड़े हो। डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी और जितनी भी पढ़ सकेगा अच्छी है। बहुत ही दुखदायक जिसे कहा जाता है दैट द सिचुएशन वाज। सो राइट टू एजुकेशन विल रियली help the community to get out of the illiteracy which we were in. पहले हमारी जो अरेस्टेबल स्टेट थी उसमें बड़ा कम आता था, लेकिन अब हमारी पॉपुलेशन के मुताबिक जो है वो फंड्स आने शुरू हो गए हैं। समावेशी समाज बनाने की तरफ फॉरेस्ट राइट एक्ट पहली बार लागू किया गया है। कुछ ऐसे लोगों को जिनको पहले कभी रिजर्वेशन नहीं मिला, उनको भी रिजर्वेशन दी गई। The financial clock strikes again. The budget of the nation by the economic biggies of the country. A detailed report on every economic activity. The analysis and the outlook. I present the budget. Watch Budget Special only on Sunset TV. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आप देखते हैं राज्यों से जुड़ी तमाम अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्म कुमारी के संस्थापक प्रजापति ब्रह्मा के आरोहण की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने की तरह 30 जनवरी को मन की बात करेंगे। इसके लिए उन्होंने लोगों से प्रेरक कहानियां और साझा करने के योग्य विषयों पर सुझाव भी मांगे हैं। जनता नमो ऐप पर अपना संदेश रिकॉर्ड करके भेज सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में GIMS इंस्टीट्यूट और बाकी की सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कोविड पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पहली लहर की तरह इस बार सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति पर खास ध्यान दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित धर्मशाला स्काईवे का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और जनसभा को संबोधित किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कोरोना से जंग जीतने के बाद फिर से काम पर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों से चर्चा के बाद कोविड-19 पाबंदियों पर छूट देने का फैसला 21 जनवरी को लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने आज भूमि अधिकार भूमि संरक्षण योजना का उद्घाटन किया। प्रारंभिक चरण में 51 गांव के भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा किया गया है। साथ ही उन्होंने 37 गांव के ग्राम सचिवालयों में अचल संपत्ति पंजीकरण सेवाओं की शुरुआत की।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के विवादास्पद बयान के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई चर्च गेट के गांधी स्थल पर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। केरल में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को स्कूल में ही टीका देने का अभियान शुरू किया गया है। 500 छात्रों से अधिक संख्या वाले स्कूलों में कोविड टीका केंद्र बनाकर उन्हें वैक्सीन की पहली खुराक दी जा रही है। प्रदेश में अब तक 55% बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल कोविड संक्रमित हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया है। तमिलनाडु में राजनीतिक दलों ने शहरी निकायों के लिए एकल चरण में चुनाव कराने और इन चुनाव के सुचारू संचालन के लिए अर्धसैन्य बलों की तैनाती किए जाने का समर्थन किया है। राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न दलों ने अपनी राय रखी। भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर में सीमा पर सेना के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बर्फबारी के बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला में पर्यटकों की आमद बढ़ी है। यहां कुफरी में कड़ाके की ठंड के बीच पर्यटक बर्फ पर स्कीइंग का लुत्फ उठाते दिखे। मौसम खुलते ही हजारों की संख्या में लोग बर्फबारी का आनंद लेते दिखे। और अब बात कुछ और अहम खबरों की। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब में अवैध बालू खनन के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में की गई छापेमारी के दौरान 10 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। इसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक रिश्तेदार के ठिकाने से जब्त किए गए 8 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी के दौरान भूपेंद्र सिंह हनी के आवासीय परिसर से 3.9 करोड़ रुपए और बरामद किए। ईडी ने मोहाली में अवैध बालू खनन मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह हनी के परिसरों की तलाशी ली। इस दौरान जांच एजेंसी ने बड़ी संख्या में दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए। ईडी ने मंगलवार को मोहाली, लुधियाना, पठानकोट और फतेहगढ़ साहिब में कार्रवाई शुरू की थी। एजेंसी ने पंजाब पुलिस की 2018 की एक प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई शुरू की, जिसमें कुछ कंपनियों और लोगों के खिलाफ राज्य में अवैध रेत खनन में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने मुंबई में नौसैन्य डॉकयार्ड में आईएनएस रणवीर पर हुए विस्फोट में जान गंवाने वाले 3 नौसेना कर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। इस घटना के कारणों की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। मुंबई में नौसैन्य डॉकयार्ड में आईएनएस रणवीर में मंगलवार को हुए एक विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग जख्मी हुए। मुंबई पुलिस ने आईएनएस रणवीर में विस्फोट के संबंध में दुर्घटनावश मौत के मामले दर्ज किए हैं। शवों का पोस्टमार्टम सरकारी जेजे अस्पताल में किया गया है। एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब किया है। मुंबई हमले का जिक्र करते हुए यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल अपराधियों को पाकिस्तान ने न केवल सरकारी सुरक्षा दी, बल्कि उन्हें 5 स्टार होटल में रखा। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल की तरफ से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक कार्रवाई सम्मेलन को संबोधित करते हुए टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि प्रतिबंधित लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के साथ अल-कायदा के संपर्क लगातार मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इन आतंकवादी संगठनों को ताकतवर होने का मौका दिया है। खेल जगत से जुड़ी अहम खबर की बात करें तो भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया ने कहा कि 2022 उनका आखिरी सीजन होगा, यानी इस साल वो आखिरी बार कोर्ट पर दिखेंगी। सानिया मिर्जा ने महिला डबल्स में 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2015 में विंबलडन और यूएस ओपन का खिताब जीता था। वहीं मिक्स डबल्स में वो 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2012 में फ्रेंच ओपन और 2014 में यूएस ओपन का खिताब जीत चुकी हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की तस्वीरों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।